ग्रेटर नोएडा में आज रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2025 और बैटरी शो इंडिया का भव्य आगाज हुआ। 3 दिन तक चलने वाले इस मेगा इवेंट में स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य पर दुनिया भर के विशेषज्ञ, निवेशक और नीति निर्माता जुटे हैं। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं। डेफिनेटली आई थिंक लास्ट ईयर में ही हमने 400 से % ज़्यादा ग्रोथ की है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। आज ही जो कल ही अनाउंसमेंट हुए 50% से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की पावर जनरेट हो रही है इंडिया में। आज जो पावर जनरेट हो रही है 50% ज़्यादा रिन्यूएबल से हो गई है। डेफिनेटली ये टारगेट्स जब भी सेट किए थे 10 साल पहले, तभी वो बहुत एग्रेसिव लग रहे थे, लेकिन अभी द वे वी आर ग्रोइंग और जो अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है, वी डेफिनेटली विल बी अचीविंग दोस टारगेट्स। सिर्फ सोलर एनर्जी की जो कॉस्ट है पर यूनिट वो बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आने वाले टाइम पे हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे उसका प्रोडक्शन होगा। बट इसके साथ साथ क्या सोलर प्लांट्स लगाना, जैसे कुछ हरियाणा में केसेस हमने देखा है, क्या वो एक एनवायरनमेंट के लिए चैलेंज है? See, there is a mix and match of everything. As अगर आपको प्लांट लगाना है, there will be some environmental issues which are there. I am sure the industry and इसके लिए तो डिपार्टमेंट बनाया गया, गवर्नमेंट does take care of those cases and उस बेसिस पे ही अप्रूवल देती है। But I think very important कि आज इंडिया की जो डिमांड है, पावर की नीड है, उसके लिए ये सोलर एंड रिन्यूएबल इज द बेस्ट सॉल्यूशन, मोस्ट क्लीन सॉल्यूशन। और इसके लिए ये गवर्नमेंट का जो सपोर्ट आ रहा है वो बहुत मैसिव तरीके से है। जैसे जो सूर्यघर बिजली योजना, जहाँ से डिमांड जनरेट हो रही है, सोलर रूफटॉप्स के लिए डिमांड जनरेट हो रही है। ALMM के बदौलत आज मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बना है। नहीं तो पहले का यहाँ पे आके सिर्फ असेंबल होता था चाइना से आके, अभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेस बना है। हमारे शो का ही अगर मैं देखा जाए, जहाँ पे पहले 50% से ज़्यादा इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स होते, आज 85 to 85% डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है। तो इतने नए मैन्युफैक्चरर्स आ गए, इतने क्वांटम पे कर रहे, इधर से एक्सपोर्ट हो रहा है। सो एक बहुत बढ़िया एक इंडस्ट्री बनी हुई है और एक एक्सपोर्ट बेस बन रहा है हमारे लिए वर्ल्ड। सर, इसमें जो आपने बताया 35 कंट्रीज से या डेलीगेशन से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें यूरोपियन कंट्रीज के डेलीगेशन भी हैं। यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के कंपेयर में 3.5 टाइम्स हायर एनर्जी कंज्यूम करती हैं। Correct. वो लोग भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने बहुत सारे पैरामीटर्स में यूरोपियन यूनियन को पीछे छोड़ दिया है। तो क्या फैक्टर्स थे कि हम लोग यूरोप से भी फास्ट ग्रोथ कर पाए और उनसे आगे निकल पाए इस सेक्टर? आई थिंक एक कोई सेक्टर को ग्रो करने में गवर्नमेंट का विजन बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ने एक विजन जो सेट किया 500 गीगावाट्स का बाय 2030 और सब करना है, और उसके लिए एक अच्छी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग जिसमें इन्वेस्टमेंट हो सके, नए नए मैन्युफैक्चरर्स आ सके, एक क्लीन पॉलिसी रेजिम जो की है इस सेक्टर पे, उस ये जो बेसिस है वो बहुत फंडामेंटल बेसिस है ये सेक्टर को ग्रो करने के लिए। सर, एक केस था उड़ीसा का, जहाँ पे भी देवेशी सर ने बताया कि जो एक कैप लगा दी जाएगी एक्सपोर्ट पे, एनर्जी एक्सपोर्ट पे टुवर्ड्स द यूरोपियन कंट्रीज। तो क्या वो कैप इंडिया को फाइनेंशियली हिट नहीं करेगा? The thing is, आज इंडिया की खुद की एनर्जी नीड इतनी है कि इंडिया में ही वो कंज्यूम हो रहा है। अगर मैन्युफैक्चर प्रॉफिट देखा जाए, इसे प्रॉफिट के लिए एक्सपोर्ट करें, ऑफ कोर्स उसको वैल्यू ज़्यादा आएगी। इंडिया में बेचने से ज़्यादा यूरोपियन डॉलर्स में या यूरोज में बेचोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट है। आज इंडिया अपना भी सोच रहा है कि मेरी एनर्जी नीड है, मेरे इतना डिमांड है, अगर मैं मेरी डिमांड अगर पूरी ना कर सकूँ तो मैं बाहर दे के क्या करूँगा। इसके लिए आई थिंक दोज आर थिंग्स एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन मेकिंग इज क्रिटिकल टू मीट और इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी, जो हम लोग सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर इंडिया बोल रहे हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है करना। बट ओवर द लॉन्ग रन आई एम श्योर मैन्युफैक्चरिंग जिस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली वी विल हैव सरप्लस कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट टू द ग्लोबल मार्केट। लास्ट क्वेश्चन मेरा, उसका बाकी अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि इस इवेंट से टॉप 3 और टॉप 4 टेकअवेज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? तो डेफिनेटली आई थिंक बड़ा टेकअवे इज दैट इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ द वर्ल्ड फॉर पावर जनरेशन। दूसरा, क्लीन एनर्जी मूव के लिए ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इज द मोस्ट क्रिटिकल ट्रांजिशन। एंड जो हिसाब से हम लोग लेस दैन 10% है 10 साल पहले, तो अभी 50% से ज़्यादा पावर जनरेशन हो रहा है। तो इट इज़ अ बिग मूव दैट इज हैपनिंग। वो पहले साल लॉन्च किया था तो हमारा ये एक हॉल के अंदर था और उसमें हम लोग तब हमने शुरुआत की थी। एक हॉल से हम लास्ट ईयर 3 हॉल्स में गए और इस साल हमने 4 हॉल्स किए हैं। ये अपने आप में ही नंबर ऑफ हॉल्स अपने आप में ये दिखाता है कि किस गति से किस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है सेक्टर की। और क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा नारा है EV 30 आप सबने सुना होगा। EV 30 का मतलब यही है 30% ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स ऑन इंडियन रोड्स हैव टू बी इलेक्ट्रिक। और इसका एक और बहुत ब्यूटीफुल एंगल है
कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि ये इसको चार्जिंग भी चाहिए जगह जगह। आपने देखा होगा आजकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग मॉल्स में जाते हैं, वहाँ चार्जिंग के स्टेशन लगे हुए हैं। आप सिनेमा हॉल्स में जाएँ तो आप कहते हैं जब तक आप रेस्टोरेंट में खा के निकलेंगे बाहर और फास्ट चार्जिंग आ रही है, 1 से 2 घंटे में गाड़ी 80% तक बैटरी चार्ज हो जाती है। अब उसके साथ साथ बैटरी स्वैपिंग की बात होती है कि अगर किसी कारण से मेरी बैटरी रुक जाती है, रास्ते में प्रॉब्लम होती है, मैं स्टेशन पे जाता हूँ कि बैटरी डाउन हो गई है, स्वैपिंग हमें अपनी बैटरी दी और एक चार्ज बैटरी, ये एक नई बैटरी से। लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट चाहिए क्योंकि हर कार की बैटरी एक जैसे का साइज नहीं है, तो इस चीज़ में उसकी वोल्टेज का लेवल सेम नहीं है, तो वो सब देखना होता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जिस पर गवर्नमेंट काम कर रही है। और जो हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट कि आप चार्जिंग कर कैसे रहे हैं, कहाँ से चार्ज हो रहा है। अब हम मोबाइल चार्ज करते हैं अपने घरों में प्लग लगा के, और हमें घर में इलेक्ट्रिसिटी अगर फॉसिल फ्यूल से आ रही है जो कि कोल, ऑयल, गैस से है, तो हम फिर वहीं के वहीं पहुंच गए ना, हमने प्रगति कहाँ की। अब हम बात कर रहे हैं कि जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग कैसे सोलराइज करें। अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी सोलराइज हो गया तो आपने वो सर्कल पूरा कर लिया। क्यों? पावर का आने का सोर्स रिन्यूएबल, जो आप रिन्यूएबल से उसको चार्ज कर रहे हैं, उसको चार्ज कर रहे हैं आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, वो रिन्यूएबल मतलब कि एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा, और हम लोग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो सर्कल पूरा हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जिस दिन इस पे हमारी स्कीम्स फाइनलाइज होगी सरकार की, तो आप देखिएगा कि सोलर की खपत, सोलर की प्रोडक्शन और बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि सोलर का पोटेंशियल तो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट। कंपनीज कहाँ से पार्टिसिपेट? देखिए, करीबन 35 देशों से कंपनीज आई हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम बात करें तो जर्मनी, बेल्जियम और यूरोप के और 8 देश हैं, जिसके अंदर डेनमार्क है, लिथुनिया है, हंगरी है, पोलैंड है, और स्पेन, इटली है, फ्रांस है। अदरवाइज बाहर इटली, अगर हम यूरोप से बाहर जाएं तो अमेरिका, हमारे पास सिंगापुर, हमारे पास चाइना बड़े नंबर पे है। कुल मिला के ये बड़े बड़े देश हैं जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेशन वहाँ से, नहीं तो इजराइल से 5 कंपनीज हैं, ऐसे 2, 3, 4 कंपनी तो बहुत देशों से हैं। तो कुल मिला के अगर हम देशों की गिनती करें तो 35 देशों से। सोलर ऊर्जा प्रकृति को कैसे सपोर्ट करती है? मैडम, सोलर तो प्रकृति का ही सोर्स है, प्रकृति ही तो है सोलर। और आप कह रहे हैं कहते उसको कैसे उसको हमारे मतलब जो ये इंडस्ट्री है उसके अंदर, एक तो सोलर का सबसे बड़ा है कि सोलर का जो रिसोर्स है सनलाइट का, वो अनलिमिटेड है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले भी सूरज चमकता था, आज भी चमक रहा है, आगे भी चमकता रहेगा। मतलब जो रॉ मटेरियल है वो तो फ्री आ रहा है। और सूरज में देखिए सनलाइट में 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है हीट, एक होता है लाइट। जो हीट है वो हमारा सोलर थर्मल सेक्टर है। सोलर थर्मल मतलब जहाँ से सोलर वाटर हीटर बनते हैं, उसमें आप सोलर की हीट को यूज करते हो। जो सोलर का पावर वाला एलिमेंट है वो आप फोटोवोल्टाइक में यूज करते हो। तो एक सोलर से आप 2 चीजों कर, सोलर थर्मल प्लस सोलर फोटोवोल्टाइक। फोटोवोल्टाइक है क्या? फोटो मींस द फोटोन, मतलब जो सन की एनर्जी है उसका एक यूनिट है, राइट? और वोल्टाइक मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर। लास्ट क्वेश्चन, 2047 में आप क्या फ्यूचर देखते हैं? देखिए, 2047 का तो नाम ही विकसित भारत है। 100 साल हो जाएंगे ना पूरे, इसलिए बिल्कुल हो जाएंगे। और इसे ही हमारी गवर्नमेंट ने, जो हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने उसका नाम ही अमृत काल दिया है। तो वो अपने आप में इतना शुभ है अमृत काल। 47 में हम लोग सोलर को ये देखते हैं कि आज अगर हम 2030 की बात कर रहे हैं कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल होना चाहिए, और उसमें 280 गीगावाट सोलर का है। मुझे लगता है कि 2047 तक आते आते ये 500 गीगावाट 1000 गीगावाट बनेगा, और जो सोलर है वो कम से कम नहीं तो जो 280 गीगावाट का टारगेट है, यहाँ से कम नहीं तो 600 से 700 गीगावाट तक पहुंचेगा। क्योंकि विंड का इशू क्या है, विंड लिमिटेड जगहों पे होती है। अब आप दिल्ली ऐसे शहर में अगर हम कहें कि विंड टर्बाइन लग जाए तो पॉसिबल नहीं है। विंड कहाँ लगेगा? जहाँ पे कोस्टल एरियाज है। क्यों? आपको विंड की वेलोसिटी ज्यादा चाहिए। अब वो जो कोस्टल एरियाज हैं, अगर हम देखें, भारत एक पेनिनसुला है, 3 देशों से 3 जगहों से पानी से घिरा हुआ है, करेक्ट? सारी वो साइट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सैचुरेट हो चुकी हैं। अब नई इंस्टॉलेशंस कहाँ पे आएंगी? नंबर 1। नंबर 2, सरकार कहती है कि ऑफशोर विंड करते हैं। ऑफशोर विंड मतलब सी के अंदर, 200 किलोमीटर सी के अंदर, 300 किलोमीटर सी के अंदर। लेकिन वहाँ पे
कॉस्ट लगाने की, फिर उसकी मेंटेनेंस की, Commercially इतना वो लगता बहुत नहीं ज़्यादा है। है। सर, आप- इमेजिन करो 200 किलोमीटर समुद्र के अंदर जाना और वहाँ पे टरबाइन को फाउंडेशन लगानी, कितना मुश्किल काम है। तो इसलिए ये एक नेचुरल ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस हैं विंड को एक्सपैंड होने की, लेकिन सोलर की कोई लिमिट नहीं। सोलर तो आपके हमारे घर पे, छतों पे, हर चीज़ के अंदर। अभी आप बाहर अगर डिस्प्ले देखेंगे, जो हमारे पीछे की तरफ जाएंगे ओपन एरिया में, वहाँ सोलर चक्की जैसे बोलते हैं कि वो जो जिसपे हम लोग गेहूँ पीसते हैं, सोलर से वो उसका प्रोसेस हो रहा है। आप देख सकते हैं सोलर वाटर पंपिंग। किसानों को जो प्रधानमंत्री की स्कीम है, पीएम कुसुम योजना है, उसका मतलब ये, कुसुम का मतलब ये है कृषि किसानों का उत्थान, करेक्ट। वो ऐसी है कि अभी आप गवर्नमेंट को डबल फायदे हो गए सरकार को। क्यों? जो पहले डीजल के पे जनसेट्स चलते थे उस पे सरकार सब्सिडी देती थी, करेक्ट। और उससे एनवायरनमेंट को हार्म होता था। आज की तारीख में क्या है, आप जब सोलर से कर रहे हैं, एक तो आपका वो एनवायरनमेंट को हार्म वाला एलिमेंट चला गया, दूसरा फ्री में बिजली प्रोड्यूस हो रही है। सर, आपने सब्सिडी की बात की तो यहीं से एक क्वेश्चन है, क्या जो आपने यूनिट का प्राइस बताया है ₹2.13 पर यूनिट जो आ रहा है सोलर के थ्रू, ये आफ्टर सब्सिडी है या विदाउट सब्सिडी? विदाउट सब्सिडी है, क्योंकि सब्सिडी का समय चला गया। सब्सिडी देखिए आप कब देते हैं, जब सेक्टर खड़ा हो रहा है, अभी शुरुआत में है, आपको सपोर्ट करनी है, वो शुरू के सालों में काफी हो गया। लेकिन अब ये समय आता है कि एक समय वो भी आता है जब इंडस्ट्री को अपने पांवों पे खुद खड़ा होना है, और मेरे ख्याल से वो समय भारत का आ चुका है। आज की तारीख में बिना सब्सिडी के, हाँ, एक्सपोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, वो अलग चीज़ है, वो सब्सिडी में नहीं आता, वो इंसेंटिव है। वो इंसेंटिव इसलिए है क्योंकि उसका जो एक्सचेकर पे हमें पॉजिटिव इफेक्ट आता है, हमारा वी गेट फॉरेन एक्सचेंज, तो वो इंसेंटिवाइजेशन अलग है। लेकिन डोमेस्टिक में कोई सब्सिडीज नहीं। सर, आपने बताया इंडिया हैज टेकन लार्ज लीप्स इन दिस सेक्टर। हम सोलर की बात कर रहे हैं तो ₹2.13 पर यूनिट आ गया है, जिसकी वजह से फ्यूचर डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, प्लांट्स लगेंगे, और जब प्लांट्स लगते हैं तो एक चैलेंज आता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का। जैसे हमने राजस्थान में कुछ केसेस में देखा है, तो वहाँ पे कुछ चैलेंजेस आए हैं। तो क्या ये इसकी अदर साइड ऑफ स्टोरी है, जो एक तरह से हम देखते हैं कि फायदा कर रही है लेकिन कहीं नुकसान भी करेगी? देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। मैं आपकी इस बात से मना नहीं कर रहा, या उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं होता। तो वो देखिए, वो एक गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनकी भी बहुत ड्यूटीज़ बनती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि वो किस तरह से टेंडर्स निकालते हैं। जब आप फैक्ट्री यूनिट लगाते हैं तो उसके अंदर भी डूज एंड डोंट्स आते हैं कि आपकी फैक्ट्री से कोई भी ऐसा एमिशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो लिक्विड के रूप में, चाहे वो गैसेस के रूप में, जो आसपास के जो हैबिटेट है उसको हार्म करे ना। और ये चीज़ है। और आज की तारीख में तो सस्टेनेबिलिटी, और उसके साथ साथ एक नया वर्ड आपने अगर सुना होगा ज़रूर, बहुत पॉपुलर है, इसको सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी या सर्कुलर चीज़ यही है कि जो आपका वेस्ट जा रहा है, जो अभी तक हम लोग डिस्पोज ऑफ करते थे बाहर ताकि एनवायरनमेंट को हार्म करता था, हम उस वेस्ट को भी कैसे प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर पाएंगे। अब मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अभी हम बात कर रहे थे बैटरी की, तो किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि सर बैटरी की जो लाइफ है वो 5 साल की होती है। हमारी भी कारों की लाइफ, कार की बैटरी की लाइफ 4 साल 5 साल के आसपास होती है, और जब उसके बाद तो फिर बैटरी का वेस्ट है, तो वो एनवायरनमेंट को हार्म करेगा। अगर वेस्ट करेंगे तो हार्म करेगा। लेकिन उसमें एक और गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, इज कॉल्ड एंड ऑफ यूज स्टोरेज। एंड ऑफ यूज मतलब आपने 5 साल बैटरी को यूज किया, जिस पर्पज के लिए आपने बैटरी को यूज करना शुरू किया था। अब उसके बाद बैटरी का पोटेंशियल खत्म हो गया, अब बैटरी उतनी पावर नहीं जनरेट कर रही, उसका एंड ऑफ लाइफ आ गया। लेकिन इसके और एप्लीकेशंस हैं। अब घरों में आपके हमारे इन्वर्टर्स होते हैं, उनकी बैटरीज छोटे स्केल की बैटरीज होती हैं। तो जो कार की बैटरी आपकी 5 साल बाद खत्म हो जाती है, उसको आप रीयूज कर सकते हो, उसकी 3 साल लाइफ और बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिर आप कोई और मिलेगा जहाँ पे आप 1-2 साल उसको और खींच सकते हो। तो जो 5 साल में डिस्पोज ऑफ होना था वो 10 साल में होगा। और इन द मीन टाइम गवर्नमेंट रिसाइकलिंग का भी एक मिशन आया हुआ है। रिसाइकलिंग क्योंकि सबको दिख रहा है कि ये सिर्फ एक मैटर ऑफ टाइम है। आने वाले समय में टन्स एंड टन्स ऑफ ऐसा मटेरियल जो अभी वेस्ट करेंगे, पानी में डालेंगे, तो वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ खराब होगी, पोल्यूशन होगा वाटर में। और तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी से निकालना शुरू कर दिया है टेक्नोलॉजीज। और यूरोप में बहुत टेक्नोलॉजी जहाँ पे ऑलरेडी रिसाइकलिंग हो रही है। तो ये जो हमारा इवेंट है, ऐसे ही 2 पार्टनर्स को लेके आता है। इधर हैं टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, चाहे वो बनाने की हो, चाहे वो रिसाइकलिंग की हो, और यहाँ है टेक्नोलॉजी कंज्यूमर्स।
और भारत का इतना बड़ा जो हमारा स्केल है, साइज है, पॉपुलेशन है, ये सब इस चीज़ में हेल्प करेगा। थैंक यू सर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। I am Devashish Das. I am Director Commercial of Gridco, and we are here as the official state partner of the Renewable Energy Expo and the Battery Show. सर वन क्वेश्चन, आपने बताया कि उड़ीसा वॉज अमंग दी फर्स्ट स्टेट जिन्होंने कमर्शलाइज किया और अभी भी ग्रीन गैस का एमिशन हाई है, और आपने उसका एक स्टेटमेंट वहाँ पे ये बताया हमें कि गवर्नमेंट कुछ लिमिट करने वाली है एनर्जी एक्सपोर्ट। नहीं, एनर्जी एक्सपोर्ट नहीं लिमिट करना तो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ज़्यादातर कोल प्लांट्स जो है वो उड़ीसा सरकार से है, उसमें सेंट्रल जनरेटिंग स्टेशन है, एंड तो अभी तो थर्मल पावर इज़ अ रिक्वायरमेंट, वी कैनॉट विश इट अवे, बट एट द सेम टाइम जो न्यू पावर जो आने वाला है दैट विल बी मोर ऑन अ रिन्यूएबल फ्रंट, बिकॉज दैट इज द वे द थिंग्स आर। पूरा टोटली बंद कर देंगे तो पूरा देश बंद हो जाएगा। बट यूरोपियन यूनियन, यूरोप को जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें कुछ कैप्स लगाने की बात है। यूरोपियन यूनियन में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट का एक बात चल रहा है, 2026 जनवरी तक वो कहा है कि उसके बाद वो लागू होगा करके, बट अभी देयर इज अ थॉट दैट इट माइट बी एक्सटेंडेड फॉर अ कपल ऑफ इयर्स। सो वो होने से थोड़ा तो दिक्कत आएगा, बिकॉज इम्पोर्ट्स के ऊपर कार्बन, माने एक्सपोर्ट्स ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स विल हैव अ कार्बन टैक्स, बट वो अभी तक वो हुआ नहीं है, बातचीत चल रहा है। इसका इंडिया के एक्सपोर्ट फाइनेंशियली कुछ इफेक्ट पड़ेगा? फाइनेंशियली अभी इमीडिएटली तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली वी आर आल्सो रैंपिंग अप आवर कैपेसिटीज, तो शायद इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट एक इशू तो है वो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, इट इज अ थ्रेट, बट अभी तक तो मैटेरियलाइज नहीं हुआ है मोस्टली, बट इट इज गोइंग टू बी अ। सर वन लास्ट क्वेश्चन, कि आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे स्पेशली उड़ीसा को, अभी जो एक योजना की बात चल रही है सूर्य घर योजना, हाँ जी, तो क्या ग्राउंड लेवल पे उसके लिए कुछ एक्साइटमेंट लोगों को कम्युनिकेशन हाँ वगैरह सर, है, हाँ। या उसमें कुछ आपको चैलेंज फील कर रहे हैं, या लग रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है वहाँ पे? नहीं सर, वो सब कुछ ऑलमोस्ट सही चल रहा है, एंड अमंग द पीपल देयर इज एक्साइटमेंट। जैसे कि अभी हम लोग ने एक लॉन्च किया है यूटिलिटी लेवल एग्रीगेटिंग, एक मॉड्यूल बनाया है सर, उसमें कि जो 1 किलोवाट का कंज्यूमर होता है, जो गांव में होता है, वो 5,000 रुपये में उसको भी ले सकता है। सो प्रैक्टिकली इट हैज बिकम वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड विद इन द रीच। सो इट इज स्टार्टेड एंड इन अ फेज वाइज मैनर हम लोग कुसुम A, कुसुम C सब कर रहे हैं। थैंक यू।